वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो टॉपिक यूज़ हो रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बाय पार्ट्स भी यूज़ हो रही थी और सेपरेबल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बनाना टॉपिक था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसमें क्या क्या कोसेकन वाई डी एक्स प्लस सीकन स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा पहला काम इसके अंदर क्या होता था, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बनाना है। सेपरेबल का मतलब ये है कि डी एक्स डेरिवेटिव के साथ एक्स वाला जो भी टर्म पड़ी होगी वो इसके साथ होनी चाहिए और डी वाई डेरिवेटिव के साथ जितनी भी वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने ये अरेंजमेंट करनी होती है, तो करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों का डी एक्स का सीक्वेंस के एक्स चाहिए, ठीक है, और डी वाई के साथ मेरे को सीक्वेंस वाई चाहिए। तो डी एक्स के साथ सीक्वेंस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या हम लोग यूँ भी कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस के एक्स और डी एक्स है इसी साइड पे रहने देते हैं और कोसेकन वाई डी एक्स को दूसरी साइड सबसे पहले ले जाता है, क्योंकि ये दोनों एडिशन फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो पहला स्टेप यही होगा कि एक टर्म को इधर रखें, दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब यहाँ से क्या, ये एडिशन की टर्म थी, दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगी। अब यहाँ ये कोसेकन वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डी वाई के साथ वाई वाली टर्म मिल जाएगी। इधर हमारे पास सीक्वेंस के एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हम लोगों को डी एक्स वाली सारी टर्म मिल जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन पूरी तरह क्या बन जाएगी, सेपरेबल बन जाएगी, तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है और सोल्यूशन फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे मेरे बेटा क्या होगा कि आप लोगों को अगर पता हो कि 1 ओवर कोसेकन वाई किसका उलट होता है, साइन वाई का होता है। अगर आप लोगों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मेरे बेटा वीक है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलस की चैप्टर नंबर 2, 3 और 5 की वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लेना सिखाया है और बहुत सी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व भी की हुई हैं। यदि ये कि अगर आप लोग यहाँ समझ रहे हैं तो यहाँ अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते तो उसके बाद उसको वीडियो को पॉज करके या वीडियो को लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद उसको क्या किया करें, दोबारा खुद प्रैक्टिस किया करें, तभी आप लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। और शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे बी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं अब इधर 1 ओवर कोसेकन वाई जो होता है वो हमारे पास साइन वाई का उलट होता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह 1 ओवर कोसेकन वाई को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, 1 ओवर कोसेकन वाई को हम लोग को साइन वाई डी वाई लिख दिया है। उस 1 ओवर सीक्वेंस के रेक्स, ये हमारे पास 1 ओवर सीक्वेंस होता है कोस का उलट होता है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में तो हमने इसकी जगह कोस के रेक्स डी एक्स लिख दिया। दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन जो हमारे पास साइन वाई की होती है वो माइनस कोस वाई होती है। हमने इसके बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी ये चीज़ इंटीग्रेशन करते हुए देखे थे कि साइन वाई का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस वाई होती है। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो कोस के रेक्स, यहाँ पे ये जो डबल एंगल हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये हम अगर आप लोगों को अपनी फर्स्ट ईयर के कुछ चैप्टर नंबर 9 और 12 के कुछ फॉर्मूलाज अगर याद हो तो, अगर नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम लोग जब करने लगे हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ अपने पास हाईलाइट करके की पॉइंट के तौर पर रख लेनी है कि जब भी इंटीग्रेशन कोस के रेक्स आएगी तो आप लोगों ने इसको पहले फार्मूला में रिजॉल्व करना है। जैसे ये इसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस टू एक्स ओवर 2 के इक्वल होता है। कोस के एक्स जब भी आएगा आपने क्या लिखना है, 1 प्लस कोस टू एक्स ओवर 2 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से मेरे बेटा ये जो हमारे पास 2 है ये 1 के नीचे भी डिवाइड होगा और कोस टू एक्स के नीचे भी डिवाइड होगा। ठीक हो गया, तो अगर हम लोग इसको अगर इस स्टेप में लिखें तो हमारे पास क्या बन जाना था, ये चीज़ हमारे पास 1 ओवर 2 बन जानी थी। ठीक है, या हम लोग क्या करें, टोटल ही इक्वेशन में से 1/2 को अगर बाहर ले जाते हैं, माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर इस मसले से भी बचने के लिए पूरे के पूरे फैक्टर में से ये जो 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ये बाहर ले जाते हैं और माइनस 7 बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इनसाइड रह जाएगा 1 प्लस कोस टू एक्स और डी एक्स। इससे मजीद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, ये साइड तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, हमारी सॉल्व हुई पड़ी है, हमें सिर्फ राइट साइड पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर रहेगा जब हम लोग इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन कोस टू एक्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आते हैं, 1 पे किसी कॉन्स्टेंट नंबर पे जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है तो जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा होता है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, वो वेरिएबल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। जैसे 1 एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। कोस टू एक्स को जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो साइन टू एक्स ओवर 2 साइन टू एक्स होती है। मजीद जो आपके पास कोस टू एक्स, ये 2x पड़ा हुआ ना, इसके एंगल के डेरिवेटिव से क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ओवर डी एक्स। अगर हम लोग इस पर अप्लाई करें, 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये वाला x और x सेम होकर 1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर सिर्फ 2 बचेगा। उससे हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करवा दिया। साथ हमारे पास प्लस सी आ जाएगा, C1 लिख दें, C लिख दें, कोई मसला नहीं है, ये आपके पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। ठीक हो गया। मजीद हम लोगों ने क्या किया, इस माइनस के साइन को दोनों साइड पे ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है।
ठीक हो गया। माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी प्लस हो जाएगी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा फैक्टर के साथ हमने माइनस कंसीडर किया हुआ तो ये प्लस हो जाएगी, और ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया। मज़ीद अगर आप लोग यहाँ तक भी रखते हैं तो आपका आंसर इनफ है। अगर आप लोग इस पूरे फैक्टर को इस साइड पर जाके प्लस सी लिख देते हैं, या इस सॉरी कोस वाई इज इक्वल टू, मतलब आप लोग इसको प्लस सी भी लिख सकते हैं, माइनस सी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब आपका ये ऑब्जेक्शन होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये हम लोग कहाँ से क्रिएट करते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव आपके लोगों के पास है, इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन समटाइम क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर आने वाले कुछ कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पर शो नहीं करता, उन कॉन्स्टेंट्स को हम लोग शो करवाने के लिए हम लोग प्लस सी लिख देते हैं कि अगर कोई टर्म डेरिवेटिव लेते हुए रह गई और इंटीग्रेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाई तो वो सी के अंदर चले जाएगी। तो आप लोग ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, दोनों ही आप लोगों के लिए मतलब कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में बेटा आपके पास है साइन 3x dx प्लस 2y कोस क्यूब 3x dy इज इक्वल टू 0। तो हमने वही स्टेप रिपीट करने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने dx के डेरिवेटिव के साथ x वाली जितनी भी टर्म्स नज़र आ रही है इसके साथ जानी है, और dy के साथ जितनी भी y वाली टर्म्स आ रही है उनके साथ लेकर जानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो टर्म एडिशन की फॉर्म में पड़ी, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले एक टर्म को इधर ही रहने देंगे और दूसरी टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। आपकी अपनी मर्जी, आप इन दोनों में से जिस मर्जी को ले जा सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप बाउंड हो जाए कि मैडम ने ऐसे ही किया तो ऐसे ही करें, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी इस तरह से इजीली समझ आ रही है तो आप लोग यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद ये कि आप लोगों ने जहाँ पे एक अगर क्वेश्चन कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो पूरी वीडियो को पॉज किया करें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की ज़रूर कोशिश किया करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों की चीज़ अंडरस्टैंड हो गई और उसको आपने स्टेप बाय स्टेप करने की खुद कोशिश की है, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं अब इसकी। हमने 2y कोस क्यूब 3x dy को इस साइड पे रहने दिया और साइन 3x dx को दूसरी साइड पे ले गए। अगर यहाँ पे प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस। मज़ीद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को इस साइड पे dx मिल रहा है, इस तरह dy डेरिवेटिव मिल रहा था, तो हम लोगों ने इस x वाली टर्म को भी उठा के दूसरी साइड x वाली के साथ ले गए हैं, ठीक हो गया। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया और हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई है। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा। 2y dy इधर ही रहने देंगे। अब साइन 3x के नीचे कोस क्यूब 3x लिखा हुआ था, तो अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं कोस स्क्वायर 3x में और कोस 3x में, तो साइन ओवर कोस हमारे पास क्या होता है, साइन ओवर कोस हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास tan के इक्वल होती है, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने इसकी साइन 3x ओवर कोस 3x के हम लोगों ने tan 3x लिखा, और साथ ही कोस के 3x को हम लोगों ने सीकन स्क्वायर लिखा है, बिकॉज 1 ओवर जो सीकन होता है वो हमारे पास कोस के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह 1 ओवर कोस स्क्वायर 3x को लिख दिया, सीकन स्क्वायर 3x dx लिख दिया है। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर ये कंसेप्ट आपके वीक है तो मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग कैलकुलस के जो मेरे चैप्टर के प्ले लिस्ट के अंदर लेक्चर्स पढ़े हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप लोग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। इससे आप लोगों का जो एक स्टेमिना होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, एक चेन जो बनी होती है वो फिर टूटती नहीं है, वो आप लोगों का आराम से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर देंगे जैसे ही हमारे पास ये पूरी तरह सेपरेबल फॉर्म बन जाती है। देखिए वाई वाली टर्म के साथ वाई वाली है, एक्स वाली टर्म के साथ सारी एक्स वाली टर्म्स पड़ी हुई हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई और डी वाई पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई हुई, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, वो इसके आगे ही पड़ा हो गया। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसी एक्सरसाइज 2.2 का दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो काइंडली मेरे बेटा प्लेलिस्ट में जाके वो ज़रूर देखें। अच्छा जी, वाई का हमारे पास डेरिवेटिव 1 है, अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इसका आगे पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देते हैं। तो पावर इसकी क्या है 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 और 2 से डिवाइड करवा दिया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ बात करते हैं बड़ी मज़े की चीज़ है कि tan 3x और साथ सीकन स्क्वायर 3x। अब tan 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सीकन स्क्वायर 3x होता है। क्या होता है, सीकन स्क्वायर 3x होता है। तो इसलिए हम लोगों को tan और उसका आगे डेरिवेटिव बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। अब tan के हमारे पास 3x के tan स्क्वायर 3x हो जाएगा। मज़ीद हम लोगों ने क्या करना, 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। अब आप कहेंगे ये 3 कहाँ से आ गया। मज़ीद जब हम tan के एंगल के डेरिवेटिव लेंगे ना, एंगल के डेरिवेटिव से हम लोगों ने इसको क्या करवाना होता है, डिवाइड। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद उनके एंगल के डेरिवेटिव से ज़रूर डिवाइड करवाना है। तो 3x का डेरिवेटिव में बस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए ये 2.3 मैंने ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर और इस tan स्क्वायर 3x/6 + c बन जाएगा। अच्छा जी, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर में बेटा आप लोगों के पास लिखा हुआ है e⁻y + 1 का स्क्वायर e⁻−y dx प्लस e⁻x + 1
का क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने वीडियो को पहले पॉज करना है और इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली पहले अपनी नोटबुक पे क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इन स्टेप्स को समझने लगेंगे तो थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे वहीं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने डी एक्स वाली डेरिवेटिव वाले के साथ एक्स वाली सारी टर्म्स को रखना है, डी वाई डेरिवेटिव के साथ सारी वाई वाली टर्म्स को रखना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ये मैं करीब ले जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास देखिए ई रेज टू पावर माइनस वाई वाली एक टर्म ये पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ई रेज टू पावर वाई वाली एक ये भी टर्म है और एक्स वाली ये टर्म पड़ी हुई है। तो मतलब ये वाली टर्म्स हमें इसके साथ चाहिए और ये इसके साथ चाहिए। तो दोनों एडिशन फॉर्म में पड़े हैं। सबसे पहली बात तो एक हम लोगों को टर्म को इसी साइड पे रखना है। ज़्यादातर मैं आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन के अंदर डी वाई वाली टर्म्स को इसी साइड पे रखा और एक्स वाली को दूसरी साइड पे लेके जाएँ, ठीक है। बिकॉज मोस्टली टाइम में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई आ रहा होता है, इसलिए हम लोग को हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको एक साइड पर रखें और डी एक्स वाली जो दूसरी टर्म्स है दूसरी साइड पर ले जाएँ। तो यहाँ पे मेरे बेटा हम लोगों ने इस टर्म को एज इट इज़ रखा है, इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाए, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम लोगों को ये ई रेज टू पावर माइनस वाई वाली और ये वाली टर्म दोनों ही डी वाई के साथ चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो गई हैं। ये दोनों टर्म्स एक्स वाली हम लोगों को एक्स के साथ चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इसी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब इस तरह की पैरेंथेसिस वाला कोई केस होगा ना और पावर की चीज़ होगी तो उसको ऊपर लेके जाना है, उसको पावर इस तरह हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ई रेज टू पावर वाई प्लस 1 नीचे स्क्वायर पावर पॉजिटिव थी, ऊपर लेके गए तो माइनस हो गई, ठीक हो गया। साथ ही ई रेज टू पावर माइनस वाई था तो ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव ई वाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे बेटा इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन नहीं देखे तो काइंडली उनको मस्ट प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों की एक चेंज जो है बहुत अच्छे से बन जाए और आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। अच्छा जी, इस साइड की बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे भी ये 3 था, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर लेके जाए तो -3 हो गया। ई रेज टू माइनस एक्स नीचे नेगेटिव था, ऊपर लेके पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे कि दोनों साइड पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ सारी वाई वाली टर्म्स है, यहाँ सारी एक्स वाली टर्म्स है। अब ये स्टेप मैंने क्यों लिखा है, ये स्टेप मैंने इसलिए लिखा है कि वही चीज़ कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके आगे पड़ा हो तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर किस तरह से लिखते हैं। अब ई रेज टू पावर वाई प्लस 1 ये वाली जो इनसाइड चीज़ लिखी है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव लेते ही कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, तो बचेगा ई रेज टू पावर वाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव ई रेज टू पावर वाई होता है, मजीद इसके पावर का जो आगे मजीद डेरिवेटिव लिया जाता है वो लिख देते हैं। इसके वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 रह जाएगा, मतलब इसका ई रेज टू पावर वाई आता है। अगर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो ये भी ई रेज टू पावर एक्स आता है। मतलब ये देखें दोनों टर्म्स के आगे डेरिवेटिव इनके पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग जब इनके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर में एक ऐड होगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही चीज़, एक पावर में ऐड होगा उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और साथ हम लोगों ने C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देना है, -2 से +1 करें तो -1 रह जाएगा, ये भी -1, ये भी हमारे पास -3 + 1 करेंगे तो -2 रह जाएगा और ये भी -2 रह जाएगा। ये माइनस मजीद मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मजीद अगर सिंप्लीफाई करके इसको लिखना हुआ तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ तक भी आप इसको लिख देते तो ये भी एक्सेप्टेबल है। होके ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी।